बच्चों आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कोलार्श लॉ पढ़ने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कोलार्श लॉ है ना। चलिए बेटा एक बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं शुरुआत करूंगा और वो क्वेश्चन नंबर 1 है ना। कितने मार्क्स में आता है ये बेटा? 2 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 मार्क्स में। हमको लैम्डा नॉट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस दे रखा है इज 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, दिख रहा है ना। लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस हमसे पूछ रहा है। गिवन क्या है? लैम्डा नॉट ऑफ SO4 माइनस 2 गिवन है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। आपको अच्छी तरह मालूम है कोलार्श लॉ ये कहता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट आयंस की मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है और स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को जोड़ना पड़ता है। ये मालूम है ना आपको, यूज करना पड़ता है। सॉल्यूशन करो, इजी क्वेश्चन है। तो लैम्डा नॉट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस is equals to twice of lambda naught of Al3 plus thrice lambda naught of SO4 2 minus twice lambda Al3 plus thrice lambda naught of SO4 2 minus है ना lambda naught। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये कितनी वैल्यू दे रखी है? 858। अच्छा ये आप लोगों को जिस बच्चे को नहीं मालूम है उसे बता दो, एल्यूमिनियम का स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, सल्फेट का स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। मोलर कंडक्टिविटी लिखते वक्त स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को आगे जोड़ना होता है। ठीक है, तो ये 858 है ना और इज टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस थ्राइस ऑफ 160। 858 is equals to twice lambda naught of Al3 plus thrice into 160। तो अब जरा इसमें से 858 minus 480 divided by 2 is equals to, calculation easy, lambda naught of Al3 plus। बोलो सही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और lambda naught of Al3 plus आ गया 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ये आंसर है। बोर्ड एग्जाम में आंसर को स्क्वायर ब्रैकेट से बता देना या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से बता देना। क्वेश्चन बहुत आसान है। इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी दे रखी थी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। Al3 पॉजिटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, सल्फेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। हमने इसको कंसेप्ट को यूज किया और हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मैं यहीं पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में और देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, वो समझ लेना आप लोग, है ना। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखने को आ जाए, कौन सी कंडक्टिविटी? इक्विवेलेंट। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखने को आ जाए एल्यूमिनियम सल्फेट में, तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था ये बताओ कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर आप लिखते हैं इन द टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द कांस्टीट्यूएंट आयन, तो आप स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज नहीं करेंगे। याद है नहीं याद है?
अच्छा एक तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि लैम्डा नॉट ऑफ, याद करना अच्छे से, Al2SO4 का होल थ्राइस डिवाइडेड बाय 6, एक तो हम ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। एक इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे 1/3 लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस 1/2 लैम्डा नॉट ऑफ SO4 माइनस, ऐसे भी लिख सकते थे। बट मैं अब क्या बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द कांस्टेंट आयंस के टर्म्स में लिखना। तो आपको मैंने सिखा रखा था ना, आपको मैंने सिखा रखा था ना, जब इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप उसके कांस्टेंट आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखेंगे तो आप स्टिक्योमेट्री कोएफिशिएंट को यूज नहीं करेंगे। तो लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ Al3 प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ SO4 माइनस, ये आंसर होगा। ये नोट कर लेना, ये मैं बार बार कराता हूँ, इंपॉर्टेंट कहानी है। इसका वैलेंसी फैक्टर मालूम है ना आपको, Al2SO4 का होल थ्राइस का वैलेंसी फैक्टर मालूम है, Al2SO4 का होल थ्राइस का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 6। Al2SO4 का होल थ्राइस का वैलेंसी फैक्टर 6 होता है, ठीक है, नोट कर लो। चलिए ये मैंने आपको फिर से समझा दिया ताकि मेरे बच्चों को आगे कोई कंफ्यूजन ना आए। चलिए अब आगे चलता हूँ, नोट कर लिया करो आराम से, है ना, वीडियो को पॉज करके देख लिया करो। बेटा इधर सुनो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जब आप इधर सुनो मेरी बहुत ध्यान से बात, अगर आपने पिछले टर्म पर अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर दिख नहीं रहा हो तो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा नॉट। एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा, सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए न्यूमेरिकली क्या कहानी होगी? बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 होता है ना, ध्यान रखोगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको मालूम है कंप्लीटली डिसोशिएट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 होता है ना, नहीं समझे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 होता है ना, तो न्यूमेरिकली की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकली आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बराबर लैम्डा एम नॉट ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट के बराबर ले सकते हो। दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरे प्यारे बच्चों। थ्योरेटिकली मैं ग्राफ में तो थोड़ा सा अंतर आता है, ग्राफ में तो अंतर आता है लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और लैम्डा एम नॉट में, बट आपको न्यूमेरिकली अगर करना है तो आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 होता है, और अगर अल्फा 1 होगा तो लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बराबर लैम्डा एम नॉट लिया जा सकता है। ये तो थी कहानी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अच्छा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, मान लो एसिड है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो एसिड के लिए अगर आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है तो उसका फार्मूला होता है C∝² / 1 - अल्फा, C∝² / 1 - अल्फा। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, है ना, K बराबर C∝² / 1 - अल्फा होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, सही है। लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन K इज इक्वल्स टू आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड C∝² / 1 - अल्फा, है ना। चलिए इतनी बात तो हम लोगों ने लिख ली है, ठीक है। अल्फा निकाला किसके लिए जाता है? वीक के लिए तो निकाला जाता है। अरे माल दिक्कत क्रिएट करते हो, पिछले टर्म तो सिखाया, अल्फा वीक के लिए तो निकाला जाता है, स्ट्रॉन्ग के लिए कहाँ निकाला जाता है? स्ट्रॉन्ग के लिए तो अल्फा ऑलवेज 1 होता है। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी का 2020 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ग्राफ दे रखा था ऐसे, यहाँ लैम्डा एम दे रखा था, यहाँ रूट सी दे रखा था, ये दो स्ट्रेट लाइन दे रखी थी ऐसे, एक को ए दे रखा था, एक को बी दे रखा था, ठीक है।
आगे एक्सटेंड कर दो, आगे एक्सटेंड कर दो तो ये कट करेंगे किसको। अब ये पूछ रहा है इनमें से KCl A है कि B है और NaCl A है कि B है, मतलब कौन A है और कौन B है। दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आपको अच्छी तरह मालूम है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो आती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो आती है किसको फॉलो करके आती है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आती है। वो किस इक्वेशन को फॉलो करती है, डी बाई हक्कल-ऑन-सैगर इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन क्यों आई, क्योंकि वो डी बाई हक्कल-ऑन-सैगर इक्वेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं ना। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया शिवम? क्वेश्चन समझ में आया? स्कूल एकेडमिक से थोड़ा सा ऊपर है। इनमें से KCl कौन होगा, NaCl कौन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनको सेम कंसंट्रेशन पे ले लूं, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों KCl NaCl दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है। आपको अच्छी तरह मालूम है स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आता है। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से NaCl कौन है और KCl कौन है। सेम कंसंट्रेशन पे जिसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, सही है, वो होगा, वो ऊपर होगा, वो ऊपर होगा ना, जो जिसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा वो ऊपर, और सेम कंसंट्रेशन पे जिसकी मोलर कंडक्टिविटी कम वो नीचे। अच्छा, इसके लिए आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी और वो है हाइड्रेशन एनर्जी। चलिए मैं आपको हाइड्रेशन एनर्जी समझाता हूँ। आप बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी क्यों समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अच्छी तरह मालूम है कि मोलर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड नहीं करती। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी फुली डिसोशिएट होते हैं आयंस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जितने आयंस दूर दूर हो जाएंगे, जितना उन्हें मूव करने में आसानी होगी, उतनी उनका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। जितना कंडक्टेंस ज्यादा होगा उतना मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते। कितनी बार बताऊंगा। हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है, पहले तो मैं एक फैक्टर बता दूं। हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और चार्ज डेंसिटी उसके ऊपर ज्यादा होती है जिसका साइज छोटा होता है और चार्ज ज्यादा हो। बेटा चार्ज की डेंसिटी जिसके ऊपर छोटा साइज है उस पर अगर ज्यादा चार्ज होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना। अरे भाई कोई छोटा है, छोटा साइज का है, तो उस पर अगर चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के लिए साइज छोटा चाहिए। तो हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयन की। आयन की बात कर रहा हूं। आयन की बात कर रहा हूं। अब यहां पर कहानी ये है कि जिसकी, अब सुनना ध्यान से, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। 11th का कांसेप्ट है, मैंने सिखा रखा है। 11th का कांसेप्ट है, मैंने सिखा रखा है। चलिए हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात करता हूं। देखिए ना होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं लिथियम आयन और सोडियम आयन को अगर मैं वाटर में डाल दूं, लिथियम आयन और सोडियम आयन को मैं वाटर में डाल दूं, तो लिथियम आयन को मैंने वाटर में डाला तो वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ सराउंड करेंगे, अपोजिट एंड से करेंगे। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, क्यों बेटा, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो अपोजिट एंड की तरफ से इसे सराउंड करेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बोलो, वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वाटर के ऑक्सीजन में पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब आप ये मत पूछ लेना पार्शियली नेगेटिव क्यों है। पार्शियली नेगेटिव इसलिए है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो होगा क्या, इस आयन लिथियम आयन और एक ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन, ये डॉटेड नहीं है, ये डॉटेड का मतलब नहीं है, ये समझाने के लिए है कि अट्रैक्शन है। लिथियम आयन और इस ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। अट्रैक्शन के कारण अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के कारण, अट्रैक्शन के कारण, अट्रैक्शन के कारण ऑलवेज एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज करेगी, जो एनर्जी रिलीज करेगी, अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज करेगी
अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी कम होती है ना, अगर कहीं अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, लैब में पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग। अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज करेगी, उसी एनर्जी को बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी हाइड्रेशन एनर्जी। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना वो आयन उतना ज्यादा स्टेबल होगा सॉल्यूशन में, वो आयन उतना ज्यादा स्टेबल होगा सॉल्यूशन में। तो इस अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज करेगी उस एनर्जी को बोला जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी। और वाटर मॉलिक्यूल के जुड़ने के बाद जो लिथियम का आयन का साइज हो जाएगा, लिथियम आयन का साइज वाटर को जोड़ने के बाद उस रेडियस को बोला जाता है हाइड्रेटेड रेडियस। अरे भाई वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, इससे जुड़ गए, जुड़ने के बाद जो लिथियम का रेडियस होगा, जुड़ने के बाद उसको बोला जाएगा हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस वाटर मॉलिक्यूल उसी की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे जिसकी तरफ चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे, ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो पानी में उतना बड़ा साइज हो जाएगा उसका। तो लिथियम और सोडियम में से लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। अरे भाई दोनों के ऊपर प्लस चार्ज एक ही है, दोनों के ऊपर प्लस चार्ज एक ही है, पर साइज किसका छोटा है? लिथियम का साइज छोटा है। तो लिथियम के ऊपर लिथियम आयन की चार्ज डेंसिटी सोडियम आयन से ज्यादा होती है, लिथियम आयन की चार्ज डेंसिटी सोडियम आयन से ज्यादा होती है, लिथियम आयन की चार्ज डेंसिटी सोडियम आयन से ज्यादा होती है। रीजन क्या है? इसका साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा है। दोनों पे प्लस चार्ज एक ही है, चार्ज दोनों पे सेम है, साइज किसका छोटा है? साइज लिथियम का छोटा है। दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम है, तो लिथियम का साइज छोटा है, लिथियम का साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे तो पानी में जाने के बाद हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की सबसे ज्यादा होती है, हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम आयन की सबसे ज्यादा होती है, देन सोडियम की, देन पोटेशियम की। भाई क्यों हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है? क्योंकि लिथियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है लिथियम की चार्ज डेंसिटी? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, और साइज अगर छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, और अगर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी ना, और अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। और जब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे तो साइज भी पानी में सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे तो हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस क्या है जानते हो? लिथियम आयन के साथ अट्रैक्ट होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल के जुड़ जाने के बाद जो साइज होगा, तो हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी? लिथियम प्लस एक्वस, देन सोडियम प्लस एक्वस, देन पोटेशियम प्लस एक्वस, देन रुबिडियम प्लस एक्वस। आप रुबिडियम तक ले सकते हैं। तो पानी में जाने के बाद सबसे छोटा साइज लिथियम का नहीं होता, सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है। इस रेडियस को बोला जाता है हाइड्रेटेड रेडियस। कैसे पहचानोगे हाइड्रेटेड? अगर मैं यहाँ एक्वस लिख दूं तो समझ जाना ये हाइड्रेटेड रेडियस की बात कर रहा है, और हाइड्रेटेड रेडियस लिथियम की सबसे ज्यादा होती है। क्यों रीजन ज्यादा होती है? लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है? क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है? ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करने के कारण ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो पानी में जाने के बाद सबसे बड़ा साइज लिथियम का हो जाएगा, और पानी में जाने के बाद लिथियम बहुत बड़ा हो जाता है। ये वो राक्षस है जो बाहर छोटा होता है और पानी में जाने के बाद बहुत बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा होता है उसे मूव करने में दिक्कत आती है, उसे मूव करने में दिक्कत आती है। जो बड़ा होता है उसे मूव करने में दिक्कत आती है, जो बड़ा होता है उसे मूव करने में दिक्कत आती है, मतलब उसकी आयनिक मोबिलिटी। जो बड़ा होता है उसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जो बड़ा होता है उसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। आयन की मूव करने की एबिलिटी को ही बोला जाता है आयनिक मोबिलिटी। वो आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, और कंडक्टेंस कम हो जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये रफ कर दो। तो पानी में जाने के बाद सबसे बड़ा साइज किसका होता है? पानी में जाने के बाद, हिंदी में लिख लेना, पानी में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद सबसे बड़ा साइज उसका होता है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी उसी की ज्यादा होगी जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अब ये बताओ, वाटर Na+ की तरफ भी वाटर अट्रैक्ट करेंगे,
बट उतने अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर उतनी चार्ज डेंसिटी नहीं है, उतनी चार्ज डेंसिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है। तो पानी में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद सोडियम की रेडियस इतनी होती है, मान कंपैरिजन बता रहा हूं। तो पानी में जाने के बाद मैंने यहाँ दिखा रखा है, पानी में जाने के बाद सबसे बड़ा साइज किसका हो जाता है? लिथियम का। रीजन क्या है? उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो अब जरा समझो, पानी में जिसका साइज बड़ा हो जाएगा उसे मूव करने में दिक्कत आएगी, मूव करने में दिक्कत आएगी तो कंडक्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। इतनी बात पहले मुझे क्लियर करो कि सर ये हमें समझ में आ गई है। हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों के ऊपर एक ही प्लस चार्ज है, दोनों के ऊपर जब एक ही प्लस चार्ज है, साइज किसका छोटा है? लिथियम का साइज छोटा है, तो इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाने के कारण इसका साइज ज्यादा होगा, तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस मैक्सिमम होती है, इसकी आयनिक मोबिलिटी मिनिमम होती है अपने सारे आयंस में, इसकी आयनिक मोबिलिटी कम होती है, मिनिमम होती है अपने सभी आयंस में। बोलो, इसकी आयनिक मोबिलिटी कम होती है। तो अगर मैं बात करूं साइज की, साइज की बात कर रहा हूं तो पानी में जाने के बाद लिथियम आयन का साइज सबसे बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और उसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर अब ऑर्डर लिखूंगा, उसके बाद समझेंगे इस क्वेश्चन को। इतना सब कुछ सिखाने के बाद इस क्वेश्चन को सिखाया जा सकता है। रफ कर दूं? तो पानी में सबसे ज्यादा साइज किसका? अच्छा ये बताओ, मैं इधर सुनना, मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन पूछूं। फ्लोराइड और क्लोराइड में से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? फ्लोराइड और क्लोराइड में से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? दोनों के ऊपर एक ही माइनस चार्ज है, दोनों को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। चार्ज डेंसिटी किस पे ज्यादा है? इस पे ज्यादा है, फ्लोराइड पे। क्यों ज्यादा है? साइज इसका छोटा होता है, साइज स्मॉल होता है। इसका स्मॉल साइज होने के कारण इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसका स्मॉल साइज होने के कारण इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी, फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी क्लोराइड से ज्यादा है। 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी क्लोराइड से ज्यादा होती है, फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी क्लोराइड से ज्यादा होती है, फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी क्लोराइड से ज्यादा होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा बात करते हैं, यहां तक की बात हो गई। अगर मैं आपको 4 आयन दे दूं, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, तो इनको अरेंज करो हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से, हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से अरेंज करो। तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा लिथियम की, देन सोडियम की, देन पोटेशियम की, देन रुबिडियम की। इनको अरेंज करो हाइड्रेटेड रेडियस के हिसाब से, इनको हाइड्रेटेड रेडियस के हिसाब से अरेंज करो। तो सबसे बढ़िया साइज हाइड्रेटेड रेडियस लिथियम का, देन सोडियम का, देन पोटेशियम का, देन रुबिडियम का। इनको अरेंज करो आयनिक मोबिलिटी, जिसका साइज बड़ा उसकी पानी में मूव करने की एबिलिटी कम। तो सबसे कम आयनिक मोबिलिटी लिथियम की, देन सोडियम की, देन पोटेशियम की, देन रुबिडियम की। आयनिक मोबिलिटी हो गई। अच्छा मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका ज्यादा? किस आयन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा? जो जितना इजीली मूव करेगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतना ज्यादा। मोटा आदमी स्लो मूव करता है, स्लो चलता है, मोटा आदमी, मोटा आदमी स्लो चलता है, मोटा आदमी स्लो चलता है। तो कौन हो गया पानी में जाने के बाद सबसे मोटा? लिथियम। तो ये सबसे स्लो चलेगा, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे कम। लिथियम प्लस, देन सोडियम प्लस, देन पोटेशियम प्लस, देन रुबिडियम प्लस। अब जरा समझते हैं क्वेश्चन। ये ऑर्डर याद कर लेना, कहां पूछा गया है? नीट में पूछा गया है 2017 में। ये 4 ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा है, यहाँ क्लोराइड तो दोनों में सेम है ना, क्लोराइड एनायन तो सेम है ना, एनायन तो सेम है ना। तो किसको देख लेते हैं? कैटायन। कैटायन आगे K प्लस और Na प्लस। अच्छा ये बताओ, पानी में किसके मूव करने की एबिलिटी ज्यादा होती है? किसके पानी में मूव करने की एबिलिटी ज्यादा होती है? देखो ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका ज्यादा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस K प्लस का ज्यादा है।
और जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा है तो फिर मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। पानी में कौन आसानी से मूव कर सकता है? पानी में K+ आसानी से मूव कर सकता है एज कंपेयर टू Na+। रीजन बता दूं, Na+ की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है क्योंकि उसका साइज छोटा है। साइज छोटा होने के कारण Na+ की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा है, और अगर हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा है तो आयनिक मोबिलिटी कम है। आयनिक मोबिलिटी कम है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम है तो मोलर कंडक्टिविटी कम है। तो ऊपर वाला जो B होगा ना, ये होगा हमारा KCl, और ये हमारा जो A होगा ना, ये होगा Na। किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। और आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन K+ की ज्यादा होती है। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है जी में, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मैं बता दूं, जो B होगा वो KCl होगा, और जो A होगा जिसकी मोलर कंडक्टिविटी कम होगी सेम कंसंट्रेशन पे, वो NaCl होगा। इतना नोट कर लिया? इतनी मेहनत लग गई एक क्वेश्चन को समझाने में, बोलो, इतनी मेहनत लग गई एक क्वेश्चन को समझाने में? चलिए अब अच्छे से समझ लीजिएगा, जहां नहीं आया समझ में वहां मुझसे पूछिएगा, जहां समझ में नहीं आया वहां मुझसे पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। CBSE बोर्ड का क्वेश्चन, CBSE बोर्ड 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स CBSE बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लैम्डा नॉट ऑफ HCl गिवन है, और वो है 426 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमको लैम्डा नॉट ऑफ NaCl भी गिवन है 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमको लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONa निकालना है, नहीं ये गिवन है, ये भी 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमको लैम्डा नॉट निकालना है एसिटिक एसिड का, कल मैंने बहुत सिखाया था, मुझे लैम्डा नॉट निकालना है एसिटिक एसिड का। एक इजी क्वेश्चन है बहुत। लैम्डा नॉट ऑफ HCl 426 है, लैम्डा नॉट ऑफ NaCl 126 है, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONa 91 है, और लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड हमें निकालना है। CBSE 3 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में ना। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको कल सिखाया था कि ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से आपको इस वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड का लैम्डा नॉट निकालना है। बहुत आसान है। इसमें कौन कौन से आयन होते हैं? इसके अंदर कौन कौन से आयन्स होते हैं? एसीटेट आयन होता है और एक H+ आयन होता है ना। अच्छा एसीटेट आयन किससे मिलेगा? एसीटेट आयन मिलेगा इससे, एसीटेट आयन मिलेगा इससे। चलिए इससे एसीटेट आयन मिल गया, इससे एसीटेट आयन मिल गया। अब पूरा नहीं करके बताऊंगा। इससे क्या मिलेगा? H+, इससे मिलेगा H+, HCl से मिलेगा H+, सोडियम एसीटेट से मिलेगा CH3COO-। अब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो ये मिलेंगे मुझे, बट कौन सी चीज एक्स्ट्रा में आ गई? NaCl, NaCl एक्स्ट्रा में आ गया, माइनस कर दो। आप क्वेश्चन समझा करो बेटा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे, उनकी मदद से आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m नॉट निकालना है, तो ये तरीका है। इससे कौन सा आयन मिल जाएगा? एसीटेट आयन मिल जाएगा। इससे कौन सा आयन मिल जाएगा? H+ मिल जाएगा। NaCl एक्स्ट्रा में माइनस कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 91। इसकी वैल्यू कितनी है? 426। इसकी वैल्यू कितनी है? 126। तो ये आंसर आ गया बड़ा आसान से, 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आंसर आ गया 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इजी क्वेश्चन है। चलिए इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो, जल्दी करो, इजी क्वेश्चन।
इजी क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन कराऊं एक, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का। अच्छा ये मान लो मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनो फिर बताऊंगा। क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का। क्वेश्चन है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर मीथेनोइक एसिड है ना, मीथेनोइक एसिड जानते हो, फॉर्मिक एसिड। 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोलर मीथेनोइक एसिड, कंडक्टिविटी इज 5.25 इंटू 10 की पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। Calculate its lambda m at a particular concentration and degree of ionization. (2.5 into 10 की पावर -4 molar methanoic acid, conductivity is 5.25 into 10 की पावर -5 Simon per centimeter. Calculate its lambda m at a particular concentration and degree of ionization. आज को मालूम है, मैं बता दूं पहले, साथ में इन्होंने कुछ और भी गिवन किया है, और वो ये किया है कि लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस इज 349.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा नॉट ऑफ फॉर्मेटाइन, फॉर्मेटाइन होता है HCOO माइनस इज 50.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमें क्वेश्चन में पूरा गिवन है, ये पूरा क्वेश्चन में गिवन है। चलिए मुझे ये बताइए, फॉर्मिक एसिड की कहानी है, सॉल्यूशन करूं मैं? पेन कॉपी रखा करो, सॉल्यूशन देखा मत करो सबसे पहले। अब जरा तरीका देखना, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन निकाल लो। कैसे निकालोगे? K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। बताओ कोई दिक्कत है? K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। K कितना दे रखा है? K दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में 5.25 इंटू 10 की पावर -5। K मिल गया फॉर्मिक एसिड का 5.25 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000। कंसेंट्रेशन कितना दे रखा है? ये दे रखा 2.5 इंटू 10 की पावर -4। 2.5 इंटू 10 की पावर -4, इससे निकालोगे तो ये आएगा 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये मैंने निकाल दिया लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन फॉर द फॉर्मिक एसिड, है ना। मैंने लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन निकाल लिया फॉर्मिक एसिड का, निकाल लिया। अब मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर क्वेश्चन, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन मैंने निकाल लिया। लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन मैंने निकाल लिया। अब जरा समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। अब मुझे क्या चाहिए? लैम्डा नॉट ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी किस किस के कारण आती है? फॉर्मिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी आती है एक तो फॉर्मेटाइन के कारण, और एक आती है H प्लस के कारण। अरे इस बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहाँ दे रखे हैं? डायरेक्ट डायरेक्ट दे रखा है। इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, बोलो। इसकी दे रखी है 50.5 और इसकी दे रखी है 349.5। तो ये आ गया 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दे रखी है। अब मुझे, आपको मालूम है फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, आपको मालूम है। फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है।
इसके लिए अगर मैं अल्फा निकालूं परसेंटेज में, तो अल्फा क्या होगा, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा नॉट इनटू 100। दोनों वैल्यू तुमने निकाल ली। तो अल्फा क्या हो गया, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कितना है 210, लैम्डा नॉट कितना है 400 इनटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 52.5%। 52.5% सॉल्यूशन हो गया सर। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये फाइनल आंसर है। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। खत्म हो गया। चलिए एक और कहानी सुनाता हूँ आगे, एक और कहानी सुनाता हूँ आगे, रफ कर दो इसे। देखिए सर, पढ़ाई करने के लिए ना मेरे प्यारे बच्चों एक चीज की सख्त आवश्यकता होती है और वो है डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। बहुत बार हम लोगों को ये महसूस होता है कि हमें पढ़ना चाहिए, बट हम वो हिम्मत नहीं जुटा पाते एक बार कॉपी उठाने की। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप सच में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हिम्मत जुटाइए। भले ही आपको कुछ समझ में आए ना आए, बट आप कोशिश करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको सब समझ में आने लग जाएगा। चलिए मैं एक चीज आपको समझाता हूं। पीएच बराबर क्या होता है, पीएच इज इक्वल्स टू, है ना, माइनस लॉग ऑफ एच आइंस, है ना। ये पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ एच आइंस। ये पढ़ा होना चाहिए 11th में। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग ऑफ एच आइंस। मैं सब सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। पहले पीएच का फॉर्मूला तो सीखो, 10th क्लास में पढ़ा होगा, माइनस लॉग ऑफ एच आइंस। अच्छा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकालने का तरीका क्या होता है, उल्टा कर लो तो इसका फॉर्मूला होता है 10 की पावर माइनस pH। H प्लस का कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 10 की पावर माइनस pH। H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालते हो, 10 की पावर माइनस pH। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, लिख लो। अब मान लो कोई एक वीक एसिड है जो एक H प्लस आयन देता है, वीक एसिड। सब वीक एसिड के लिए कहानी है। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तो अल्फा आता ही नहीं है, सुनते क्यों नहीं है वो। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा कैसे आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कैसे आ जाएगा, वीक एसिड के लिए आता है। वीक एसिड, अब जरा मान लो ये वीक एसिड HA है, इसको आयोनाइज करो तो ये पूरा तो आयोनाइज हो नहीं सकता क्योंकि इसका अल्फा 1 नहीं है। H प्लस प्लस A माइनस, है ना अमन, वीक एसिड है। ठीक है, शुरुआत में इसका कंसेंट इसके 1 1 1 1 1 1, तो शुरुआत में इसका कंसेंट्रेशन C, कुछ भी कंसेंट्रेशन C 0 0, ये है जब टाइम रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, इनिशियल एट स्टार्टिंग। फिर ये अल्फा डिसोशिएट हुआ एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम बताओ, ये अल्फा डिसोशिएट हुआ, एक में से अल्फा टूटता है तो C में से कितना टूटेगा, C अल्फा। तो ये कितना बचा, C माइनस C अल्फा। एक टूटेगा तो ये एक बनेगा, ये भी एक बनेगा, तो ये बनेगा C अल्फा और ये बनेगा C अल्फा। तो ये बताओ मुझे, वीक एसिड के केस में, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, वीक एसिड के केस में एट इक्विलिब्रियम एच आयन का कंसेंट्रेशन कितना होता है, जल्दी बताओ। एच आयन का कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना होता है, ये लिखा हुआ देखो। अगर आप वीक एसिड के केस में H प्लस का कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो कितना आता है, कितना आता है, C अल्फा आता है। तो एट इक्विलिब्रियम C अल्फा, समझ गए। वीक एसिड के केस में H आयन का कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना होता है, C अल्फा होता है। समझे कैसे आप, वीक एसिड के केस में आपका H प्लस का जो कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम वो C अल्फा होता है। और आप Ka पढ़ चुके हैं वीक एसिड के केस में, Ka बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और मान लो अगर अल्फा बहुत बहुत कम है 1 से, अगर अल्फा बहुत बहुत कम है 1 से, तो आप 1 माइनस अल्फा को नियरली इक्वल टू 1 लिख सकते हो। अच्छा, मान लो अगर आपका अल्फा 0.01 है, अमन तुमसे पूछा 0.001 है, तो क्या माइनस करोगे, क्या मैं इसको 1 नहीं लिख सकता, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता क्या मैं। नेग्लेक्ट मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। पता चले मल्टीप्लिकेशन में भी नेग्लेक्ट कर दो। 1 माइनस 0.001 इज नियरली इक्वल टू 1।
1 माइनस 0.001, तो अगर अल्फा बहुत कम है 1 के रिस्पेक्ट में तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के ए बाय। तो वीक एसिड के केस में एट इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन है वो, ये एसिड वो होना चाहिए जो एक एच आयन दे। वीक एसिड ऐसा होना चाहिए जो एक एच आयन दे। एक एच आयन के लिए वैलिड है, यहाँ 2 एच आयन होते तो ये 2C अल्फा होता, ये एक एच आयन के लिए वैलिड है। तो ये फॉर्मूला पढ़ लिया, पीएच बराबर माइनस का लॉग एच आयन, एच आयन का कंसंट्रेशन बराबर का 10 की पावर माइनस पीएच, और एच आयन का कंसंट्रेशन बराबर सी अल्फा वीक एसिड के केस एट इक्विलिब्रियम। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर दूं? पढ़ा करो, मन लगा के पढ़ा करो, चिंता नहीं करो बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। क्वेश्चन जी एडवांस 2017, कंडक्टेंस ऑफ 0.0015 मोलर aqueous solution of weak monobasic acid। weak monobasic का मतलब होता है एक एच आयन देता है, weak monobasic acid। weak monobasic acid का मतलब क्या है, जो एक एच आयन देते हो, एक एच आयन। अभी आपने जो एसिड देखा था वो वीक ही तो है, एक ही एच आयन तो था। तो वीक मोनोबेसिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जो एक एच आयन देता है एक्वा सॉल्यूशन में डालने पर। इज 5 into 10 की पावर माइनस 7 साइमन। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता, 120 सेंटीमीटर। and area of cross section and area of cross section is 1 centimeter square। इस वीक एसिड का पीएच ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है इस 4। लैम्डा नॉट जो आ रहा है वो आ रहा है जेड इंटू 10 की पावर 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको बताना है ये जेड क्या होगा, आपको बताना है ये जेड क्या होगा। आपको बताना है जेड क्या होगा। जी एडवांस 2017, आपको बताना है जेड क्या होगा। आपको जेड बताना है, करो। चलिए, कंडक्टिविटी क्या होती है, सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगी। सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। सेल कांस्टेंट क्या होता है, L अपॉन ए। L कितना है, 120 अपॉन 1। पूरा नहीं करूंगा मैं, समझो इतना गए, एंड पर आ गए। सेल कांस्टेंट क्या होता है, लेंथ अपॉन एरिया, L अपॉन ए। L कितना है, 120 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1। कंडक्टेंस कितना है, 5 into 10 की पावर माइनस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 600 into 10 की पावर माइनस 7 साइमन पर सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी आ गई सर, कंडक्टिविटी आ गई। चलिए कंडक्टिविटी निकाली, मोलर कंडक्टिविटी निकाले एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, तो वो कितना होगा, 600 into 10 की पावर माइनस 7 into 1000 अपॉन 0.0015। यही तो होगी लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन 0.0015 एम, है ना।
चलिए लैम्डा एम निकाल लिया मैंने, इतनी कहानी हो गई, रफ कर दो क्वेश्चन। अब इस वीक मोनोबेसिक एसिड, अब सुनना बहुत ध्यान से, यहां से ऊपर कर रहा हूं मैं क्वेश्चन क्योंकि बेटा नीचे जगह नहीं होती ना, ऊपर क्वेश्चन लिखा, बोर्ड बहुत छोटा है, आपकी ऑफलाइन क्लासेस जल्दी होने वाली है। लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आ गया। चलिए अब मुझे एक चीज भी बताइए, अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा नॉट, यही तो होता है अल्फा निकालने का फॉर्मूला। मुझे ये चीज फाइंड करनी है लैम्डा नॉट, तो इसका मतलब है ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, इसका मतलब ये मुझे मालूम है, गिवन है। अब अल्फा कैसे निकालेंगे? अच्छा ये बताइए, पीएच कितना दे रखा है बच्चों? 4। तो ये बताओ इस एसिड के एच का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस पीएच, 10 की पावर माइनस 4। कैसा एसिड है? कैसा एसिड है? वीक एसिड है। वीक एसिड में मैंने क्या सिखाया था? एच का जो कंसंट्रेशन होता है एट इक्विलिब्रियम, वो किसके बराबर होता है? सी अल्फा। तो अल्फा कितना? एच की जगह रख दूं सी अल्फा, सी अल्फा बराबर हो गया 10 की पावर माइनस 4। तो अल्फा बराबर आ गया 10 की पावर माइनस 4। कंसंट्रेशन कितना दे रखा है सॉल्यूशन का? वीक एसिड के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.0015। अरे पीएच 4 था, एचआईएन का कंसंट्रेशन निकाल लिया 10 की पावर माइनस 4, पीएच एचआईएन का कंसंट्रेशन निकाल लिया 10 की पावर माइनस 4। वीक एसिड H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर सी अल्फा, H प्लस का कंसंट्रेशन बराबर सी अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा H प्लस डिवाइडेड बाय C। तो मैंने यहाँ सी अल्फा रख दिया एचआईएन की जगह, सी अल्फा, सी वीक एसिड है ना ये, सी अल्फा इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4। अल्फा बराबर आ गया 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 00 पॉइंट, क्योंकि कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दे रखा है 0.0015 मोलर। अरे किसी भी वीक एसिड का एचआईएन का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना होता है? सी अल्फा के बराबर। एचआईएन का कंसंट्रेशन तुमने निकाल लिया पीएच की मदद से, यहां उठा के यहां पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा अल्फा की जगह लिख दूं, अल्फा की जगह लिख दूं 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.0015 इज इक्वल्स टू लैम्डा एम की जगह क्या लिख दूं? 600 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.0015 अपॉन लैम्डा एम नॉट। ये से ये कैंसिल हो गया, 10 की पावर माइनस 4 ये कैंसिल हो गया, तो लैम्डा नॉट आ गया 600। 600 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 इंटू 10 की पावर 2, 6 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, बोलो लैम्डा नॉट को लिख सकता हूं ना 6 इंटू 10 की पावर 2। तो ये आ गया आपका आंसर, ये है z बराबर 6। चेक करो, सिर्फ इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, किसी भी वीक एसिड का H प्लस का कंसंट्रेशन जो होता है वो C अल्फा के बराबर होता है। यहां से मैंने अल्फा निकाल लिया, उठा के यहां पुट कर दिया, ठीक है। ये आज के न्यूमेरिकल हो गए, अच्छे से कर लेना, फिर मुझे बताना कितना आया, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ कराने होंगे तो मैं कराऊंगा, ठीक है बेटा, बोलो।